जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो टॉपिक है वह जनसांख्यिकी चैप्टर से जनसंख्या के सिद्धांत से संबंधित है। जनसंख्या के संबंध में कौन कौन से सिद्धांत प्रतिपादित हुए हैं उनके बारे में है। इससे पहले यह सूचना है कि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको 9 AM और 9 PM पर जो है लाइव कुछ करवाए जाते हैं, तो आप ज़रूर से जुड़े, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक। तो जनसंख्या और संसाधन के संबंध में विचार का इतिहास प्लेटो से प्रारंभ होता है, किंतु इसका जो है व्यवस्थित अध्ययन पर जो विचार प्रस्तुत करते हैं उनके लिए माल्थस को जाना जाता है। तत्पश्चात बहुत से विद्वानों ने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए नियम खोजने का जो है प्रयास किया है। जनसंख्या के सिद्धांत को 2 वर्गों में रखा जाता है। एक प्राकृतिक आधार जिसके अंतर्गत माल्थस, थॉमस सैडलर, थॉमस डबले, हर्बर्ट स्पेंसर आदि आते हैं। दूसरा सामाजिक आधार सिद्धांत, जिसके अंतर्गत हेनरी जॉर्ज, अर्सेन ड्यूमंट, डेविड रिकार्डो और कार्ल मार्क्स आते हैं। तो प्राकृतिक आधार की बात करते हैं कौन कौन? माल्थस, सैडलर, डबलडे और हर्बर्ट स्पेंसर। ये सब प्राकृतिक आधार को बात करते हैं। इसको आप मेमोराइज कर रखेंगे अर्थात याद रखेंगे, जरूरी है। दूसरा सामाजिक आधार की जो बात करते हैं उनमें हेनरी जॉर्ज, अर्सन ड्यूमोंट, डेविड रिकार्डो और कार्ल मार्क्स का जो है नाम प्रमुख रूप से देखा जाता है। तो प्राचीन इसका इतिहास क्या रहा है? तो प्राचीन और मध्यकालीन विचारकों के विचार इस प्रकार थे। प्लेटो और अरस्तु ने उतनी ही जनसंख्या वांछित या जरूरी बताया जितनी किसी समाज के पास आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनने और अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। तो प्लेटो और अरस्तु मानते हैं कि जनसंख्या उतनी ही होनी चाहिए जो वहाँ की आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हो, अर्थात किसी के ऊपर निर्भर ना होना पड़े और अपनी स्वयं की जो है सुरक्षा कर सके। इससे कम होने पर निर्धनता आएगी और अधिक होने पर आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होंगी। दोनों ही विचारकों ने जनसंख्या में कमी लाने के लिए आत्मसंयम पर बल दिया है। तो इन्होंने कहा कि व्यक्ति को आत्मसंयम अपनाना चाहिए, खास करके जनसंख्या नियंत्रण के लिए। उपनिवेशों की स्थापना का सुझाव दिया है। अरस्तु ने जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए गर्भपात, शिशु त्याग को उचित ठहराया है। इसी प्रकार प्लेटो और अरस्तु ने नगर राज्यों के संदर्भ में जनसंख्या के अनुकूलतम आकार के संबंध में जो विचार व्यक्त किए हैं। प्लेटो ने 5040 नागरिक वाले नगर या राज्य को आदर्श राज्य माना है। तो प्लेटो कहते हैं जिस नगर की जनसंख्या 5040 होती है वह आदर्श नगर माना जा सकता है। वहाँ पे मतलब आर्थिक खुशहाली, आत्मनिर्भर हर चीज़ रहेगा, गरीबी नहीं रहेगी। ऐसी चीज़ों प्लेटो के अनुसार जो है मानना था। जबकि अरस्तु क्या मानते हैं? अरस्तु ने कहा राज्य की जनसंख्या 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो अरस्तु मानते हैं कि राज्य की जनसंख्या जो है 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो कि अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आज के समय में किसी एक राज्य में करोड़ों जनसंख्या है। सिसरो ने प्लेटो के पत्नी और बच्चों संबंधी पारिवारिक साम्यवाद का जो है खंडन करते हुए एक पत्नी विवाह पद्धति द्वारा राज्य की जनसंख्या को बढ़ाने का समर्थन किया है। तो पहले क्या था? प्लेटो कहते हैं कि पारिवारिक साम्यवाद होना चाहिए, उसका इन्होंने खंडन किया था। किसने? सिसरो ने कहा कि राज्य को केवल एक ही, मतलब जो राज्य में की जनसंख्या है सभी को केवल एक ही विवाह करना चाहिए, उसी आधार पर जो है अपनी जनसंख्या बढ़ानी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं इब्न खालदून। तो अभी पिछले कुछ ईयर पहले इब्न खालदून से जनसंख्या संबंधी जो है कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन जो है नेट में आया था, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन बनने की जो है संभावना बनी रहती है। तो जनसंख्या के साइकिल वेरिएशन थियरी का प्रतिपादन किसने किया है? इब्न खालदून ने।
उनका आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक मनोदशा के संबंध में स्थापित किया। इन्होंने कहा चक्रीय थियरी इन्होंने दी जनसंख्या के संबंध में, ताकि आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक मनोदशा से जो रिलेटेड होता है। खाल्डून के अनुसार अधिक जनसंख्या में श्रम विभाजन संभव होता है, जिससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। तो इनका स्टेटमेंट क्या है कि जनसंख्या से श्रम विभाजन संभव होता है, और श्रम विभाजन जब होता है तो प्रति व्यक्ति आय अर्थात व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। किसने कहा है? तो इब्न खाल्दून है। तो यह इंपॉर्टेंट है। आगे है जनसंख्या संबंधित वाणिज्यवादी विचार। तो जो आर्थिक विचार 16वीं और 18वीं शताब्दी तक यूरोप के विभिन्न देशों में प्रचलित थे, वे वाणिज्यवाद के नाम से जाने जाते हैं। वाणिज्यवादी विचार अधिक और बढ़ती हुई जनसंख्या को आर्थिक विकास में सहायक, सुरक्षा की दृष्टि से उचित और किसी देश की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए आवश्यक समझता है। तो वाणिज्यवाद का क्या मानना था कि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो किसी उस देश का जो है आर्थिक विकास होगा, सुरक्षा की दृष्टि के लिए सैनिक प्राप्त होंगे और देश की जो है उससे संप्रभुता बनी रहेगी। अर्थात सकारात्मक जनसंख्या की सकारात्मक व्याख्या करते हैं जनसंख्या वृद्धि की कौन? वाणिज्यवाद। अतः उन्होंने जनसंख्या वृद्धि के लिए अपनाए जाने वाले विभिन्न साधनों का पक्ष लिया है। यहाँ नोट दिया है कि जेबी कोलबर्ट लुई 14वां के वित्त मंत्री थे। जेबी कोलबर्ट, इन्होंने कहा कि प्रजननशीलता में वृद्धि के लिए 10 या उससे अधिक बच्चों पर कर की छूट का प्रस्ताव रखा था। उस समय की बात है जब लुई 14वां राज्य करते थे, लगभग 17वीं शताब्दी के बीच की बात है। तो उस समय इन्होंने कहा कि जो 10 से या उससे अधिक बच्चे पैदा जिन्होंने किया है उस कर में छूट दिया जाएगा। उसके बाद सुस मिल्च के अनुसार जन्म और मृत्यु दर नियमानुसार क्रमबद्ध होता है। जनसंख्या क्रमशः वृद्धि होती है, जिसके परिणाम जो स्वरूप एक शताब्दी में सामान्यतया जनसंख्या जो है दोगुनी हो जाती है। तो सुस मिल्च के अनुसार कहते हैं जनसंख्या का जो जन्म और मृत्यु दर होता है वह नियम के अनुसार एक क्रम में चलता है, जो 100 साल में दोगुना हो जाता है। उसके बाद जनसंख्या संबंधित प्रकृतिवादियों की क्या विचारधारा रही है वह इस प्रकार देखेंगे। तो प्रकृतिवादी, इनकी विचारधारा में फिजियोक्रेसी के नाम से जानी जाती है। प्रकृतिवादी विचारधाराओं को किस नाम से जाना जाता है? फिजियोक्रेसी नाम से। प्रकृतिवादी प्रकृति के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप को अनुचित मानते हैं। तो क्या मानते हैं? अनुचित। वे कहते हैं जनशक्ति के स्वाभाविक विराम पर प्रतिबंध लगाने की बात को स्वीकार नहीं करते हैं। तो प्रकृतिवादियों का क्या मानना है कि बच्चे जो है प्रकृति की देन होते हैं, उन्हें खुद से नहीं रोकना चाहिए। अर्थात यह कहते हैं कि स्वाभाविक रोक लगाने का जो है इन्होंने विरोध किया। इन्होंने कहा जनसंख्या को खुद से नहीं रोकना चाहिए, जो जितनी बढ़ रही उसको बढ़ने देना चाहिए। अर्थात इन्होंने जो नियोजन की बात है उसका विरोध किया है, भौतिक नियोजनों की। अगला है, इसका विचार था कि बढ़ती हुई जनसंख्या किसी भी दशा में देश के लिए हानिकारक नहीं हो सकती है, अतः उसमें किसी भी तरह का विघ्न डालना मनुष्य के हित में नहीं है। तो इन्होंने कहा जनसंख्या जैसे बढ़ रही है वह देश के लिए हानिकारक नहीं होती है। अगर कोई व्यक्ति उस पर कोई नियम कानून बनाता है, रोक लगाता है, तो वह मनुष्य के हित में नहीं होगा। फ्रांसिस केन और रॉबर्ट जे टारगोट इस विचारधारा के समर्थक हैं। तो फ्रांसिस केन और रॉबर्ट टारगेट प्रकृतिवादी विचारधारा के समर्थक हैं। तो प्रकृतिवादी विचारधारा का मानना है कि जनसंख्या जो स्वाभाविक वृद्धि होती है उसको बढ़ने देना चाहिए, उस पर रोक लगाना मनुष्य के हित में नहीं होगा। अगला, जनसंख्या का जैविक और नैसर्गिक सिद्धांत, बायोलॉजिकल और नेचुरल थियरी या पॉपुलेशन। तो
इन सिद्धांतों के अंतर्गत यह संकेत दिया गया है कि मनुष्य का जन्म मरण उसी प्रकार होता है जैसा कि एक पेड़ पौधा या अन्य जीव जंतुओं का होता है। मानव में भी अन्य जीवों की तरह खाना खाना, सोना, संभोग, गर्भधान, भय, जन्म, मृत्यु आदि प्रकृति की जो है प्रदत्त प्रवृत्तियां विद्यमान रहती हैं। इससे संबंधित सिद्धांत जो है प्रमुख है। तो जैविकी सिद्धांत में निम्नलिखित सिद्धांत जैसे माल्थस वाल्थस सब आते हैं, तो उन्हीं को हम आगे पढ़ेंगे। तो इनका क्या मानना है कि वह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है या मनुष्य के अंतर्गत ये सब मूल प्रवृत्तियां होती है, खाना पीना, संभोग करना, भय, जन्म, मृत्यु, ये सब जो है स्वाभाविक प्रवृत्तियां जो है मनुष्य की जैविक प्रवृत्तियों में शामिल किया जाता है इनको। अब माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत क्या था? ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जनसंख्या सिद्धांत में सबसे इम्पोर्टेंट माल्थस है, क्योंकि माल्थस को जननांकी का जनक माना जाता है। तो माल्थस के पूर्ववर्ती विचारक वाणिकवादियों और प्रकृतिवादियों की धारणा थी कि देश की समृद्धि के लिए जनसंख्या वृद्धि उचित है। कोडोर सेट का विचार था कि विज्ञान की प्रगति से मनुष्य की प्रसन्नता और तर्क शक्ति का विकास होगा। तो कोंडोर सेट का क्या विचार था कि विज्ञान की जैसे जैसे प्रकृति होगी वैसे वैसे मनुष्य प्रसन्न तथा तर्क शक्ति का उसके अंतर्गत डेवलप होगा, अतः जनसंख्या वृद्धि की किसी भी दशा में हानिप्रद नहीं होगी। तो कोडोर सेट भी मानते हैं कि जनसंख्या वृद्धि किसी भी दशा में हानिप्रद नहीं होती है। उपरोक्त जनसंख्या संबंधी आशावादी विचारों का खंडन करते हुए माल्थस ने जनसंख्या संबंधी निराशावादी दृष्टिकोण को प्रस्तावित किया है। अभी तक जो पीछे हमने विचार पढ़े हैं, सब जनसंख्या की बात को पॉजिटिव वे में लेते हैं कि से देश को कोई हानि नहीं होती, आर्थिक विकास होता है, अन्य चीज़ें होती हैं। लेकिन माल्थस ने इन सब का खंडन किया और कहा कि इसके कुछ निराशावादी परिणाम भी होते हैं। हाँ, माल्थस ने सन 1778 में जनसंख्या के सिद्धांत पर एक निबंध लिखा। उस लेख का नाम है, तो लेख मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जामों में पूछा ही गया है। तो एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन कब लिखा था इन्होंने? 1798 में प्रकाशित किया है। उनका सामान्य विचार था कि भरण पोषण के साधनों की अपेक्षा जनसंख्या बढ़ने की प्रवृत्ति अधिक तीव्र होती है। उसके अनुसार जब तक जनसंख्या निरोध या सकारात्मकता रोग से नियंत्रित नहीं किया जाती, तब तक जनसंख्या तीव्र वृद्धि सभी आर्थिक लाभों को सोख लेती है। माल्थस ने अपने सिद्धांत को दो अभिग्राहितों पर आधारित किया है। तो माल्थस क्या कहते हैं? अगर जब तक हम निरोध या सकारात्मक कुछ कदम न उठाकर जनसंख्या रोकने का प्रयास नहीं करेंगे, तो जो जितनी भी हमारी आर्थिक लाभ होगा वह सब क्या होगा? जनसंख्या में विलुप्त हो जाएगा। हमें आर्थिक लाभ की पता ही नहीं चलेगी, गरीबी, भूखमरी, महामारी देखने को मिलेगी। तो इन्होंने ज्यामिति सिद्धांत का, इन्हें जनसंख्या के ज्यामिति सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। तो इनका जनसंख्या की जो वृद्धि होती है वह 1, 2, 4, 8, 16, 32 इस तरीके से होती है। अर्थात जनसंख्या जो है ज्यामितीय तरीके से होती है, जबकि हमारी संसाधन जो है वह गणती रूप में वृद्धि होते हैं। उन्होंने कहा संसाधन जो होते हैं वह 1, 2, 3, 4 इस तरह से वृद्धि होता है, जिस तरह से जनसंख्या का दबाव अधिक हो जाता है। तो इन्होंने दो तर्क दिए। कहा कि मनुष्य के अस्तित्व के लिए भोजन आवश्यक है, पहली चीज, और स्त्री पुरुष के बीच यौन आकर्षण स्वाभाविक है। ये दोनों चीजों को इन्होंने कहा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मनुष्य के लिए। इन्होंने कहा माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि की शक्ति पृथ्वी के द्वारा निर्वाह करने की शक्ति से अधिक होती है। तो जैसा अभी हमने ऊपर कहा कि जनसंख्याएं जो है 2, 4, 6, 8 मतलब 2, 4, 8, 16, 32 इस तरीके से वृद्धि होती है, लेकिन जो पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधन होते हैं वह धीरे धीरे बढ़ते हैं, जो उनके निर्वहन के लिए सीमित या कम पड़ते हैं। इन्होंने कहा देश में जनसंख्या निर्वाह के साधनों द्वारा सीमित होता है। निर्वाह के संसाधनों में वृद्धि होने पर जनसंख्या में वृद्धि होती है।
यदि शक्तिशाली निरोध या उपाय कार्यशील न हो तो जनसंख्या वृद्धि खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में बहुत अधिक होगी। तो इनका इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जो जनसंख्या होती है, जनसंख्या में वृद्धि होती है, वह खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में अधिक होती है। नियंत्रण और मुक्त जनसंख्या, जब बिना नियंत्रण के जनसंख्या वृद्धि होती रहेगी तो उसमें गुणोत्तर श्रेणी में होती है, अर्थात 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 होती है। इस दर से जनसंख्या जो है, इन्होंने कहा कि 25 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, हो जाएगी। दूसरी तरफ जो खाद्यान्न में वृद्धि होता है, इन्होंने कहा वह समानांतर श्रेणी में होती है। इन्होंने कहा यह गुणोत्तर श्रेणी में होता है, ज्यामिति में होता है, जबकि खाद्यान्न जो है समानांतर में होता है, अर्थात गणती में होता है। तो इन्होंने कहा कि खाद्यान्न जो है 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 में होती है, और इस दर से 25 वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि केवल 25% होगा। तो 200 वर्षों में जनसंख्या और निर्वाह के साधनों का अनुपात क्या हो जाएगा? तो इन्होंने कहा अनुपात 256 प्रति 9 पर। तो इन्होंने कहा कि अगर संसाधन हमारे पास कितने होंगे? 9 होंगे। अगर 200 साल बाद देखा जाए, 200 साल बाद देखा जाए तो अगर हमारे पास जो है संसाधन 9 है, तो उसके पीछे के लिए 256 लोग खड़े होंगे उसको लेने के लिए, जैसा कि वर्तमान समय में आज देखने को मिलता है। खास करके नौकरी के लिए आज एक पोस्ट पे हजारों लाखों लोग तैयार हैं। ये सब जनसंख्या वृद्धि है, सरकार के पास संसाधन है नहीं, इसलिए दबाव है, इतना कंपटीशन है। वही चीज़ ये कहना चाहते हैं कि आज बहुत से लोग बिलो ऑफ पावर्टी, जो जिनको 2 वक्त के रूप में भोजन नहीं मिल रहा है, देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो है जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? संसाधनों पर दबाव डालती है। तो जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए माल्थस ने 2 प्रकार के उपाय सुझाए हैं। पहला निरोधक या निवारक उपाय, प्रिवेंटिव चेक्स, और दूसरा पॉजिटिव चेक। प्रिवेंटिव चेक्स, निरोधक या निवारक उपाय जो होंगे, उनमें हमें नैतिक नियंत्रण, स्वैच्छिक निरोध, विवाह में निवृत्ति, संयम विवाहित जीवन या देरी में विवाह, यह आदि जो है निरोधक के उपाय हैं। नैतिक नियंत्रण, खुद से नियंत्रित रहें। स्वैच्छिक निरोध मतलब खुद पर कंट्रोल करना। विवाह में निवृत्ति या विवाह ही न करना, या विवाह से दूरी रखना। संयमित विवाह, या विवाह करना तो केवल एक विवाह करना। देरी से विवाह, अर्थात ज़्यादा एज में विवाह करना, जो कि आज के समय में देखने को मिलता है। दूसरी तरफ इन्होंने सकारात्मक या पॉजिटिव चेक कहा। इसके अंतर्गत वे उपाय बताते हैं जो मानव जीवन में कम करते हैं, जैसे युद्ध, संक्रामक बीमारियां, दुर्लभित शिशु हत्याएं, प्लेग आदि। तो जो प्राकृतिक तौर पर या युद्ध या किसी महामारी के रूप में मृत्यु दर बढ़ता है, वो उसको इन्होंने सकारात्मक रोध या पॉजिटिव चेक कहा है, जिसके माध्यम से जनसंख्या एकाएक कम हो जाती है। तो वर्तमान समय में बीमारियों से तो कम, लेकिन युद्ध में ज़्यादा लोग मारे जा रहे हैं। वस्तुतः कहा जा सकता है कि माल्थस का सिद्धांत तात्कालिक परिस्थितियों के अनुरूप था, जबकि यूरोप की जनसंख्या तेजी से वृद्धि हो रही थी। यूरोपीय अन्न भंडार सीमित था। सभी देश संभावित जनाधिक्य के प्रति चिंतित थे, अर्थात बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रति चिंतित थे। पिछले इतिहास ने भी सिद्धांत की पुष्टि की है। युद्ध, संक्रामक बीमारियों तथा दुर्भिक्षों ने जनसंख्या निर्वाह के संसाधनों के अनुरूप सीमित किया है, अर्थात जनसंख्या में कमी लाई है। अगला जो थियरी है, डबल डे का सिद्धांत। तो माल्थस क्या कहते हैं? माल्थस कहते हैं कि जनसंख्या जो है वह ज्यामितीय आधार पर बढ़ती है, जिसमें गुणोत्तर आधार 2, 4, 6, 2, 4, 8, 16, 32 इस तरह से बढ़ती है, और
जो खाद्यान्न होते हैं, संसाधन होते हैं, वह सीमित होते हैं, अर्थात वह गणितीय आधार पड़ते हैं 1 2 3 4, अर्थात जनसंख्या तो 25 साल में ही दोगुनी हो जा रही है, लेकिन जो है हमारे खाद्यान्न वृद्धि दर 25 साल में केवल 25% बढ़ रहे हैं, जिससे क्या होता है 75% जो जनसंख्या है उसको हमें संसाधन नहीं उपलब्ध हो पाते हैं। तो इस तरह की बात करते हैं। तो उन्होंने इसके लिए कहा, एक तो व्यक्ति को स्वैच्छिक प्रिवेंटिव तरीकों को अपनाना चाहिए, निरोधक उपायों आदि का उपयोग करना चाहिए, और दूसरा इन्होंने कहा पॉजिटिव चेक में जैसे युद्ध, महामारी, अन्य बीमारियां जो है जिसके कारण अधिक से अधिक जनसंख्या हानि हो, मृत्यु हो, तो उसको इन्होंने पॉजिटिव चेक में कहा, जिससे जनसंख्या सीमित हो, संसाधनों पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच बनी हो। तो अगला है डबल डे आहार का सिद्धांत। डबल डे, इस सिद्धांत के अंतर्गत डबल डे ने जनसंख्या वृद्धि के निर्धारण में खाद्य आपूर्ति के तत्वों को महत्वपूर्ण माना है। डबल डे के अनुसार जनसंख्या वृद्धि खाद्य आपूर्ति के में विपरीत संबंध होता है। डबल डे का कहते हैं कि जो जिनके पास खाद्य आपूर्ति अच्छा होता है वो बच्चे कम पैदा करते हैं, जिनके पास खाद्य आपूर्ति की कमी रहती है वो बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं। अर्थात इन्होंने कहा अमीरों के पास खाद्य आपूर्ति रहती है जो कि बच्चे कम पैदा करते हैं, गरीबों के पास खाद्य आपूर्ति की कमी होती है तो बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं। तो इन्होंने कहा खाद्य आपूर्ति जितनी अधिक होगी जनसंख्या वृद्धि दर उतनी ही कम होती है, अर्थात अधिक भोजन संतानोत्पत्ति में बाधक होता है। डबल डे ने आहार की उपलब्धता की 2 स्थितियों की चर्चा की है, एक बाहुलता की स्थिति प्लेथोरिक स्टेज और एक रिक्तता की स्थिति डीप्लेथोरिक स्टेज। तो बाहुल की स्थिति में जब लोगों को प्रचुर मात्रा में पौष्टिक भोजन मिलता है तो उनकी संतानोत्पादन की क्षमता कम हो जाती है, और रिक्तता स्थिति में कहा कि जब प्रचुर मात्रा में पौष्टिक भोजन नहीं मिलता है तो प्रजननशीलता दर अधिक होती है। इसको इन्होंने नगर में अध्ययन करके बताया है। उनका नगर में जो उच्च कोटि के या मध्यम वर्ग के लोग हैं उनमें बच्चे पैदा करने की कम प्रवृत्ति देखने को मिलती है, जबकि जहाँ पे भोजन की कमी है, झुग्गी झोपड़ियों में निम्न दर्जे के लोग हैं जिनको पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है, वे अधिक से अधिक बच्चे पैदा करते हैं, अर्थात उनमें प्रजनन दर अधिक होता है। डबल डे ने उपलब्ध आहार की मात्रा के आधार पर जनसंख्या को 3 भागों में बांटा है। आहार बाहुलता वाला धनी वर्ग प्रजनन क्षमता कम होती है, रिक्तता का वर्ग गरीब वर्ग प्रजननशीलता अधिक होती है, मध्यम वर्ग जनसंख्या प्रायः यहाँ पे स्थिर होती है, 1 2 बच्चे ही पैदा करते हैं, किसमें, मध्यम वर्ग में। और धनी वर्गों में ज़्यादातर आपको एक ही बच्चे देखने को मिलेंगे। वहीं निर्धन या गरीब वर्ग में क्या होगी, प्रजनन दर किसी के 8 बच्चे हैं, किसी को 10, किसी के 6, किसी को 5, तो 2 या 2 से अधिक बच्चे होते हैं। डबल डे ने कहा कि मांसाहारी जातियां अल्पसंख्यक रही हैं जबकि शाकाहारी जातियां बहुसंख्यक रही हैं। इसी तरह डबल डे के अनुसार धनी व्यक्ति अपनी संपत्ति को अधिक समय तक भावी पीढ़ियों को हस्तांतरित नहीं कर सकेंगे। कालांतर में उनके पास जो संपत्ति होगी परंतु वे उत्तराधिकारी नहीं होंगे। इन्होंने कहा, डबल डे कहते हैं कम बच्चे पैदा करने के कारण धनी व्यक्तियों के पास तो धन तो रहेगा पर पीढ़ियों को धन हस्तांतरित करने के लिए उत्तराधिकारी नहीं मिलेंगे। इसके विपरीत गरीबों में क्या होगा, उत्तराधिकारी तो रहेंगे पर संपत्ति नहीं। अतः धनी व्यक्तियों की संपत्ति पर उत्तराधिकारी न होने की दशा में ऐसे व्यक्तियों की संतानों को धन प्राप्त होगा जो निर्धन होंगे, अर्थात उस धन का उपयोग कौन करेंगे, निर्धन लोग करेंगे। इस प्रकार असमानता के मध्य इतनी सुंदरतापूर्वक समानताएं आ जाएंगी जिनका समस्त प्रबुद्ध वर्ग स्वागत करेगा। तो उन्होंने कहा अगर जिसके पास भैया उत्तराधिकारी नहीं है उनका धन लेकर सभी गरीबों में बांट दिया जाए जिससे समानता जो है कम होगी। तो इनकी जो विचारधारा है वो आशावादी है। अगला है हर्बर्ट स्पेंसर के फलन का सिद्धांत। तो हर्बर्ट स्पेंसर फलन का सिद्धांत फर्टिलिटी फंक्शन ऑफ थियरी स्पेंसर की है। स्पेंसर के अनुसार
प्राकृतिक नियम मनुष्यों की संख्या निर्धारित करते हैं, अतः मनुष्यों की अपनी संख्या के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। स्पेंसर के अनुसार जैसे जैसे सामाजिक जीवन जटिलता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रजनन दर कम होता जाएगा। तो स्पेंसर क्या कहते हैं कि प्राकृतिक नियमों के आधार पर ही जनसंख्या का निर्धारण होता है। जनसंख्या घनत्व बढ़ेगा, इनका मानना है कि जनसंख्या घनत्व बढ़ेगा या समाज के जीवन जीने की जटिलता बढ़ेगी तो वैसे वैसे बच्चे लोग कम पैदा करेंगे, प्रजनन दर अपने आप ही कम हो जाएगा। इस संदर्भ में स्पेंसर ने दो व्यक्तित्वों का उल्लेख किया, व्यक्तिकरण इंडिविजुअलाइजेशन व्यक्तिगत विकास, उत्पत्ति जेनेसिस जन्म दर या प्रजनन को अधिक होना। तो स्पेंसर के अनुसार व्यक्तित्व तथा उत्पत्ति के मध्य परस्पर विपरीत संबंध होता है, क्योंकि व्यक्तिगत विकास में समय और शारीरिक श्रम अधिक लगता है और उत्पत्ति में कमी आती है। तो इन्होंने कहा जब व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के विकास के ऊपर ध्यान देगा तो उसमें उसको समय लगेगा, जिससे उसे प्रजनन दर में कम मतलब विवाह नहीं करेगा, ये मतलब अपनी जॉब को वो प्रेफर करेगा, अपने व्यक्तित्व को विकास करेगा, सफलता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। तो और उसमें क्या होगी, उसकी उत्पत्ति दर कम हो जाएगी और जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित हो जाती है। साथ ही वे स्त्रियां जो मानसिक कार्यों में संलग्न होती हैं उनका बौद्धिक विकास हो चुका होगा, उनकी प्रजनन शक्ति घट जाती है। अर्थात इन्होंने कहा जो नौकरी पेशा वाली महिलाएं हैं या स्त्रियां हैं उनका बौद्धिक डेवलपमेंट हो जाएगी, उनकी बौद्धिक मेच्योरिटी आ जाएगी, जिस कारण उनमें प्रजनन शक्ति घट जाएगी। स्पेंसर का कहना है कि किसी भी वर्ग में व्यक्तिगत विकास और संतानोत्पादन शक्ति दोनों अधिक नहीं होगी। इन्होंने कहा अगर हम किसी वर्ग को देखेंगे जहाँ पर व्यक्तिगत विकास ज़्यादा रहेगा तो वहाँ संतानोत्पादन शक्ति कम रहेगा, और जहाँ संतानोत्पादक शक्ति क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, तो वहाँ व्यक्तिगत विकास कम देखने को मिलेगा। उनके अनुसार यदि व्यक्ति में विकास अधिक है तो उत्पादकता कम होगी, और यदि उत्पादन शक्ति अधिक है तो व्यक्तिगत विकास निम्न होगा। और यदि उत्पादन शक्ति अर्थात जन्म दर कम है तब व्यक्तिगत विकास होगा। यदि व्यक्तित्व विकास निम्न है तो मृत्यु दर अधिक होगा या जीवन काल कम होगा, संतानोत्पत्ति अधिक होगी। तो वही चीज़ें उन्होंने बताया कि अगर व्यक्तिगत विकास अधिक रहेगा तो उत्पादन कम रहेगा, उत्पादन शक्ति अधिक रहेगी तो व्यक्तिगत विकास कम होगा, उत्पादन शक्ति अधिक रहेगी तो जन्म दर कम रहेगा, और व्यक्तिगत विकास निम्न रहेगा तो जन्म दर अधिक रहेगा। जस्ट उसके अपोजिट ही संबंध होगा। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका नेक्स्ट पार्ट अगले दिन ही आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।